अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थोड़ा सा कैश फ्लो और जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है ना, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। बिकॉज कभी कभार ऐसा होगा कि आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा या आपको ये मालूम करना होगा कि एक कंपनी का कैश रिसिप्ट्स कितनी है, और आप प्रॉफिट्स में और कैश फ्लोज में कंफ्यूज हो रहे होगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और कैश फ्लो एक अलग अलग चीज़ है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से अभी साल 2015 है। साल 2015 में एक या दो ट्रांजैक्शंस हुई। आपने जो है ना 4 चीज़ें परचेज़ करी। अच्छा, हम थ्रू आउट एग्जाम्पल ये कर लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस 40 होगी और हमारी जो सेलिंग प्राइस है ना वो होगी 60। ठीक है, मैंने 4 चीज़ें परचेज़ करी, मैंने एंट्री पास कर दी होगी परचेजेस डेबिट। ठीक है, परचेजेस मैंने डेबिट कर दिया होगा। 4 चीज़ें मैंने परचेज़ करी और एक चीज़ मैं 40 की परचेज़ करता हूँ, तो 4 चीज़ें कितने की परचेज़ करी होंगी? 160 की। और कैश पर परचेज़ करी है तो कैश पे किया होगा, यानी कि कैश को कर दूंगा 160। अच्छा, मैंने ये 4 चीज़ें बेच भी दी। जब मैं बेचूंगा और मैंने कैश पे बेची तो 4 × 60 यानी कि मैं 240 से कैश को डेबिट करूँगा और सेल्स को कितने से क्रेडिट करूंगा? 240 से। इस सिनेरियो में अगर 2015 का मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं 2015 का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि 2015 में जो सेल्स हुई हैं वो 240 की हुई हैं। जो 2015 में सेल्स हुई हैं वो 240 की हुई हैं। और जो 2015 में मैंने परचेसेस करी थी, जिन चीज़ों को मैंने बेचा, जो मैंने चीज़ें ख़रीदी थी, वो कितनी है? यानी कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा ना, कितना? 160। तो मैं ये कहूँगा कि भाई मेरा जो प्रॉफिट है 2015 का वो है 80। अच्छा, कोई अगर मुझसे ये पूछेगा कि भाई 2015 में कितना कैश आया आपके पास, तो आप ये बोलोगे कि मेरा जो कैश इनफ्लो था, यानी कि चीज़ें बेचने से जो टोटल पैसे आए वो 240 आए। चीज़ें बेचने से जो टोटल पैसे आए वो 240 आए, है ना। 4 चीज़ें आपने बेची और एक चीज़ 60 की बेची, ये कह रहा था कैश इनफ्लो। और आपने ये चीज़ें ख़रीदने के लिए 160 पे किए थे, ये कहलाता है आपका कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो कितना है? 160। तो आपके पास जो नेट कैश इनफ्लो है, जो पैसे बच गए, वो है 80। इस सिनेरियो में हमारा प्रॉफिट और हमारा नेट कैश इनफ्लो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मज़ीद आगे लेकर जाते हैं। 2016 का साल है। 2016 के साल में आपने अगेन कॉस्ट प्राइस हमारी 40 ही और सेलिंग प्राइस हमारी 60 ही है। 2016 में आपने 4 चीज़ें ख़रीदी और आपने 4 चीज़ें जो ख़रीदी ना वो क्रेडिट पर ख़रीदी, तो आपकी एंट्री पास होगी परचेजेस डेबिट। और परचेजेस इस केस में आप डेबिट होगा 160 से। 4 चीज़ें खरीदी हैं, एक चीज़ 40 की है। लेकिन आप अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करोगे कितने से? 160 से, बिकॉज आपने 4 चीज़ें खरीदी हैं। अच्छा, ये 4 चीज़ें आपने कैश पर बेच दी, चारों चीज़ें बेच दी, तो आप कैश को डेबिट करोगे। एक चीज़ आप जो है वो 60 की बेचते हो, तो 4 चीज़ें आपने 240 की बेची होंगी। और सेल्स को आप क्रेडिट कर दोगे 240 से। अब इस सेकंड केस में अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट बताने के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो 240 है और कंपनी ने ये जो 4 चीज़ें जो बेची हैं वो ख़रीदी कितने की थी? 160 की, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 160 है। लिहाजा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 80 है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि कैश कितना मिला कंपनी को, तो ज़रा गौर से सोचना कि कंपनी ने जो चीज़ें बेची उस पर 240 रुपये का कैश इनफ्लो हुआ, कंपनी के पास आए। लेकिन क्या कंपनी ने किसी को पेमेंट करी? जिस तरह से पिछली एग्जाम्पल में 160 में पे कर रहा था, इस तरह से इस एग्जाम्पल में मैंने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करी है। मैंने चीज़ें खरीदी हैं उधार पर, इसीलिए अकाउंट्स पेएबल लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैंने उधार पर चीज़ें ख़रीदी हैं
तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरा जो कैश इनफ्लो होगा वो तो 240 होगा, जो मेरा कैश इनफ्लो होगा वो तो 240 होगा। कैश इनफ्लो क्यों 240 होगा? कैश इनफ्लो इसलिए 240 होगा बिकॉज मैंने जो चीज़ें बेची उससे 240 आए। लेकिन मेरा कैश आउटफ्लो क्या होगा? मेरा कैश आउटफ्लो होगा 0, बिकॉज जो मैंने चीज़ें खरीदी थी उसके लिए पैसे ही नहीं दिए। एंड हेंस मेरे पास जो नेट कैश इनफ्लो होगा, जो मेरा नेट कैश इनफ्लो होगा वो 240 होगा। अब आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि आपका जो प्रॉफिट है और जो आपका नेट कैश इनफ्लो है वो दोनों डिफरेंट है। यस, दोनों डिफरेंट है। आपका जो प्रॉफिट है और आपका जो नेट कैश इनफ्लो है वो दोनों डिफरेंट है। आपने प्रॉफिट 80 का कमाया है लेकिन नेट कैश इनफ्लो 240 का हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जो आपने चीज़ें बेची थी वो तो 240 में बेची, उससे आपका प्रॉफिट भी 240 से इंक्रीज़ हुआ और आपका कैश इनफ्लो भी 240 से इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो चीज़ें आपने ख़रीदी थी उसकी कॉस्ट तो 160 है। प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम कॉस्ट को माइनस करते हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट कोई करी है? नहीं, कोई पेमेंट नहीं करी है, कोई पैसे नहीं पे किए। अकाउंट्स पेएबल मेरी बैलेंस शीट पर आ रहा होगा। पेएबल्स का मतलब ये होता है कि यार ये मुझे पैसे पे करने हैं। अकाउंट्स पेएबल मेरी बैलेंस शीट पर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभार सवाल ये बोलेगा कि सवाल आपको प्रॉफिट दे देगा, सवाल आपको बोलेगा भाई कंपनी का जो प्रॉफिट है ना वो 80 है, और सवाल ये बोल देगा कि ड्यूरिंग द ईयर जो अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस है वो 160 से इंक्रीज हुआ। आप बताओ कि कंपनी का कैश फ्लो कितना होगा? कभी भी अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसका मतलब ये होता है कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए होते। अगर फॉर एग्जांपल ये 160 का बैलेंस है, इनिशियली जब साल शुरू हुआ होगा तो 0 रुपये की लायबिलिटी थी, मुझे 0 रुपीज़ देने थे। लेकिन जब साल ख़त्म हुआ तो मुझे 160 रुपीज़ देने हैं, और ये 160 रुपीज़ शायद मैं ईयर 2017 में पे करूँगा। मैंने 2016 के एंड तक 160 रुपीज़ पे नहीं किए हैं। तो ये अकाउंट्स पेएबल का क्या है? अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, अगर मुझे कभी भी कोई प्रॉफिट दे दे और बोले कि भाई अकाउंट्स पेएबल्स का बैलेंस 160 से इंक्रीज़ हुआ है, आप मुझे ये बताओ कि कंपनी का नेट कैश इनफ्लो क्या होगा, तो मैं एक बात सोचूंगा, वो ये कि यार ये जो परचेजेस हैं इसकी वजह से मैंने प्रॉफिट में इसको माइनस किया हुआ 160 को, हाँ किया हुआ। लेकिन क्या मैंने पेमेंट करी? नहीं, मैंने 160 की पेमेंट नहीं करी थी। तो इस 80 में 160 माइनस हुआ है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है। अगर मैं उसको ऐड बैक कर दूं तो क्या मैं कैश इनफ्लो के अमाउंट पे नहीं आ जाऊंगा? बिल्कुल आ जाऊंगा। यानी कि एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी इंक्रीज इन पेएबल्स है, इंक्रीज इन पेएबल है, तो इंक्रीज इन पेएबल का अमाउंट जो है वो ऐड हो जाता है प्रॉफिट में, अगर मुझे नेट कैश इनफ्लो पर पहुंचना हो, अगर मुझे नेट कैश इनफ्लो पर पहुंचना हो, ठीक है। अगले साल की बात करते हैं, यहाँ तक अच्छे से चीज़ें कॉपी कर फिर अगले साल पर भरना। अगला साल है हमारा 2017। लेट से कि 2017 में जो ट्रांजैक्शन हुई ना, 2017 में जो ट्रांजैक्शन हुई वो ये हुई कि मैंने अकाउंट्स पेएबल को पैसे पे कर दिए। अब जब मैं अकाउंट्स पेएबल को पैसे पे करूँगा तो मेरी डबल एंट्री होगी अकाउंट्स पेएबल्स डेबिट। अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएगा 160 से, और कैश हो जाएगा क्रेडिट 160 से। अकाउंट्स पेएबल डेबिट 160, कैश क्रेडिट 160। 2016 में जिससे मैंने चीज़ें खरीदी थी, 2017 में मैंने उसको पैसे पे कर दिए। जब मैंने पैसे पे कर दिए तो कैश क्रेडिट हुआ और लायबिलिटी कम हो गई, यानी कि अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो गया। बस सिर्फ ये बात हुई। अब अगर 2017 का मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? कोई सेल्स रेवेन्यू है? नहीं, कोई सेल्स रेवेन्यू नहीं है। कोई कॉस्ट है, यानी कि कोई परचेजेस करी? नहीं, कोई परचेजेस नहीं करी। तो मेरा प्रॉफिट होगा 0। लेकिन जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि कैश फ्लो कैसे चला, तो मैं कैश इनफ्लो पहले लिखूंगा। कोई कैश इनफ्लो नहीं होगा बिकॉज कोई सेल्स नहीं हुई है। लेकिन कैश आउटफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो क्यों होगा? बिकॉज आपने 160 की पेमेंट करी है, आपने 160 की पेमेंट करी है, विच इज कैश आउटफ्लो। तो अब मेरा नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ? 160, यानी कि आपके पास से कैश जितना भी था 160 से कम हो गया बिकॉज आपने एक बंदे को पेमेंट करी है।
अब एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनना, वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम देख रहे हो कि प्रॉफिट और कैश फ्लोज बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं 2016 का साल था, 2017 का साल था। 2016 में प्रॉफिट कितना था? 80। 2017 में प्रॉफिट कितना था? 2017 में प्रॉफिट था 0। तो दोनों सालों का मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ? 80। और कैश फ्लोज की बात करूं, 2016 के कैश फ्लोज कितने थे? 240 रुपए मिले थे। 2017 के कैश फ्लोज कितने थे? -160। इन दोनों को अगर नेट ऑफ करूं तो भी क्या बनता है? 80 बनता है। तो देखो, प्रॉफिट और कैश अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट हम तब रिकॉर्ड कर देते हैं जब हम कोई चीज़ बेचें, कोई चीज़ खरीदें, परचेजेस पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉग्नाइज करने पर, सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने पर। जबकि कैश फ्लो हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब वाकई में पैसा आया होता, कैश आया या गया होता। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कॉपी कर फिर आगे बढ़ना, ये पहला मशवरा होगा। अब अगर 2017 में कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें वो तुम्हें ये बोल दे कि यार, कोई सवाल ऐसा आ जाए 2017 की इंफॉर्मेशन दे दे, बोले 2017 एक साल था जिसका प्रॉफिट है 0, और सवाल ये बोल दे कि 2017 के आखिर में आपके पेएबल्स जो है ना वो डिक्रीज हुए थे 160 से। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि साल के शुरू में अकाउंट्स पेएबल को 160 पे करने थे, लेकिन जब मैं ये पे कर दूंगा 160, तो फिर क्या कोई मजीद पेमेंट करनी होगी? नहीं। और ये बैलेंस कितने से कम हो गया होगा? ये बैलेंस कम हो गया होगा 160 से। तो कभी भी अगर आपको कोई प्रॉफिट देगा और बोलेगा कि पेएबल्स जो है ना वो डिक्रीज हुआ 160 से, तो डिक्रीज 160 का मतलब ये होगा कि आपने 160 की पेमेंट करी है। और आप क्या करोगे? आप अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो, सवाल बोलते हैं प्रॉफिट है 0, और आपको वो बोल देते हैं कि पेएबल्स जो है ना वो डिक्रीज हुए हैं 160 से, तो आप वो उसमें से माइनस कर दोगे और आप बोलोगे कि 160 का कैश फ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो रूल आपने क्या बना लिया? अगर आपको कभी भी किसी भी सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ होगा, नंबर 1, अगर आपके पेएबल्स में इंक्रीज है, इंक्रीज इन पेएबल्स, तो आप प्रॉफिट में उस इंक्रीज को जब ऐड कर दोगे तो कैश आ जाएगा। रूल नंबर 2, अगर कोई डिक्रीज होगा इन पेएबल्स, तो आप प्रॉफिट में उस डिक्रीज को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेट्स से साल 2018 है, फ्रेश एग्जाम्पल है बिल्कुल। साल 2018 में आपने अगेन 4 चीज़ें खरीदी कैश पर, एंट्री पास हुई होगी परचेजेस डेबिट, 4 चीज़ें खरीदी हैं, वही रेट है 160, कैश क्रेडिट 160। ठीक है, और आपने ये 4 चीज़ें क्रेडिट पर बेची, यानी कि आपने डेटर्स को बेची। डेटर्स को जब मैं चीज़ें बेचता हूँ तो क्या एंट्री पास होती है? डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट 240, एक चीज़ 60 की बेच रहा हूँ, 4 चीज़ें 240 की, और सेल्स क्रेडिट 240। अब ज़रा बताओ मुझे प्रॉफिट कितना होगा? अब अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा भाई कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो है 240 और जो कंपनी की कॉस्ट है वो है 160। देयरफॉर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 80 का। ठीक है, अच्छा अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँगा तो जो चीज़ें मैंने बेची हैं वो चीज़ें मैंने डेटर्स को बेची हैं, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो कैश इनफ्लो होगा क्या? नहीं, कैश इनफ्लो कुछ नहीं होगा, लेकिन कैश आउटफ्लो ज़रूर होगा। कैश आउटफ्लो कैसे? आपने जो चीज़ें बेची हैं उसके लिए आपने जो ख़रीदी थी उसके लिए आपने 160 पे की थे। ठीक है,
आपने सेल्स रेवेन्यू 240 पे रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन उसके कोई पैसे नहीं आए, पैसे शायद अगले साल आएंगे, क्रेडिट पर चीज़ें बेची हैं, लेकिन जो चीज़ें बेची थी वो 160 की खरीदी, उसकी पेमेंट करी, तो कैश फ्लो कितना होगा, -160। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई मुझे प्रॉफिट दे देता, अगर कोई आपको प्रॉफिट दे देता ना कि भाई एक कंपनी है उसका प्रॉफिट 80 है, और साथ में वो ये बता देता कि डेटर्स का जो बैलेंस है वो 240 से इंक्रीज हुआ, तो आप इस बैलेंस को ऐड अगर कर देते, सॉरी माइनस कर देते, तो आप कैश फ्लो पर आ जाते। यानी कि कभी भी इंक्रीज इन डेटर्स हो, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स या इंक्रीज इन डेटर्स हो, तो उसको हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो हमारा कैश फ्लो आ जाता है। देखो 160 का नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, 80 का प्रॉफिट था, डेटर्स 240 से इंक्रीज हुए बिकॉज आपने डेटर्स को सेल्स करी 240 की, डेटर्स डेबिट 240, सेल्स क्रेडिट 240 की जब आपने सेल्स करी, आपके डेटर्स का या अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस इंक्रीज हुआ, जितने से बैलेंस इंक्रीज हुआ है वो बैलेंस माइनस कर दो, तो आपके पास कैश फ्लो की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये जो 80 कैलकुलेट हुआ है ना, इस 80 में 240 पॉजिटिव और 160 नेगेटिव दोनों का इम्पैक्ट शामिल है, लेकिन हकीकतन तो आपने सिर्फ 160 की पेमेंट करी है, आपने ये जो 240 था इसका तो कुछ करा ही नहीं है, ये तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, इजाफी ऐड हुई है 80 में, उसको दोबारा से निकाल दो तो तुम कैश आउटफ्लो के बैलेंस पर आ जाओगे। यानी कि कभी भी इंक्रीज इन डेटर्स अगर होता है, कभी भी अगर डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज होता है, तो उसको क्या करते हैं, इंक्रीज इन डेटर्स को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, तो हमें अपना कैश आउटफ्लो पता चल जाता है। अच्छा 2019 की बात करते हैं, लेट्स से एक और साल है 2019 का। 2019 में जो है ना, कोई नई चीज़ आपने नहीं खरीदी, कोई चीज़ आपने बेची भी नहीं, लेकिन जो डेटर्स थे वो आपको 240 रुपये पे कर चले गए। ठीक है। अब जब डेटर्स 240 रुपये पे कर चले जाएंगे, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? आपकी एंट्री पास होगी कैश डेबिट 240 रुपये इन्होंने पे कर दिए, और डेटर्स क्रेडिट 240। ठीक है। अब अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट कितना होगा? सेल्स रेवेन्यू कितना है? कुछ भी नहीं है। कॉस्ट कितनी है? कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा कैश फ्लो कैलकुलेट अगर करूंगा, कैश इनफ्लो कितना है? कैश इनफ्लो कितना है? 240। कैश इनफ्लो 240 कैसे है? कैश डेबिट हुआ है 240 से, यानी कि 240 रुपये आपने रिसीव किए, तो कैश इनफ्लो डेबिट 240, कैश आउटफ्लो 0। कैश आउटफ्लो 0 क्यों? बिकॉज आपने कोई चीज़ खरीदी ही नहीं है जिसकी पेमेंट हो, तो नेट आंसर क्या आया? 240। और अगर मुझे सर प्रॉफिट दिया हुआ होता, अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई होती, अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई होती और आपको ये बोला हुआ होता कि आपके डेटर्स जो है ना वो 240 से डिक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज क्रेडिट होना डेटर्स का मीन्स डिक्रीज होना, डेटर्स का बैलेंस अगर क्रेडिट होता है तो डिक्रीज होता है ना, तो आपने क्या करना है, आपने डिक्रीज इन डेटर्स जो है ना उसको इस प्रॉफिट में ऐड करना है, तो आपको आपका कैश फ्लो पता चल सकता है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या रूल बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये रूल बना सकता हूँ, नंबर 1, अगर इंक्रीज इन डेटर्स है, अगर इंक्रीज इन डेटर्स है, अगर इंक्रीज इन डेटर्स है, तो वो प्रॉफिट में से क्या होगा? प्रॉफिट में से माइनस होगा। और अगर डिक्रीज इन डेटर्स है, अगर डिक्रीज इन डेटर्स है, तो वो क्या होगा? प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस की। अब बात करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस की। फॉर एग्जांपल 2020 का साल है, एक कंपनी ने जो है ना वो 4 चीज़ें खरीदी कैश पर, परचेजेस डेबिट 160, कैश क्रेडिट 160।
उस बिजनेस ने 4 चीज़ें बेची कैश पर, कैश डेबिट 240, सेल्स क्रेडिट 240। इस बिजनेस के पास एक मशीन है जिसकी डेप्रिसिएशन है 10, तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10 और एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू 240, उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे 160, बच कितना जाएगा 80। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करेंगे 10, नेट कितना आएगा 70, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट इज 70। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि कंपनी का कैश फ्लो क्या है, तो तुम बोलोगे एक तो कैश इनफ्लोज है। देखो डेबिट वाली कितनी एंट्रीज हैं, कैश डेबिट होता है यानी कि इंक्रीज होता है ना, कैश जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश इनफ्लोज जो है वो डेबिट है 240, और पेमेंट्स कितनी है, एक पेमेंट है 160 की, ये कैश आउटफ्लो है 160। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट कैश इनफ्लो है वो कितना होगा, 80 का होगा। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस नहीं किया? डेप्रिसिएशन पेमेंट नहीं होती है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। देखो डेप्रिसिएशन के लिए आपने कोई चीज़ क्रेडिट करी, कैश को क्रेडिट किया, आपने कैश को क्रेडिट नहीं किया। अगर कोई सवाल ऐसा आएगा कि जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ होगा, अगर कोई सवाल ऐसा आएगा कि जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ होगा 70 और बोला हुआ होगा कि आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन 10 के हैं, आप कैश फ्लो की अमाउंट मालूम करो, तो आप इसमें ऐड कर देना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो एक ऐसा खर्चा है जो यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए माइनस हुआ है, लेकिन कोई कैश की पेमेंट नहीं है ये। तो अगर कैश की पेमेंट नहीं है तो मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा और मेरा फाइनल आंसर आएगा 80। ये मेरा कैश इनफ्लो है। तो कोई नॉन कैश एक्सपेंस होगा, एक और रूल बना लिया, कोई नॉन कैश एक्सपेंस होगा क्योंकि उसमें कैश क्रेडिट नहीं होता, कोई कैश की पेमेंट नहीं होती, सच एज डेप्रिसिएशन में कोई कैश की पेमेंट नहीं है, आपने किसी को पैसे पे नहीं किए, तो उसको हम प्रॉफिट्स में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से अगर हमारे पास प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, अगर इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स है, अगर इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ऊपर कुछ रूल्स बनाए, अगर इंक्रीज इन पेएबल्स है तो क्या होगा, इंक्रीज इन पेएबल्स जो है वो ऐड होगा, और अगर डिक्रीज इन पेएबल्स है तो क्या होगा, माइनस होगा। इंक्रीज इन पेएबल्स है ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स है माइनस हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड डेटर्स है माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड डेटर्स है ऐड हो जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंस है ऐड हो जाएगा। और जब हम प्रॉफिट में ये सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो जो नेट आ रहा होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये एक मैंने जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है। आप 2-3 बार चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब करें, कॉपी करें और फिर अगले वीडियो लेक्चर पे पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया।